जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। जैसा कि हमने बताया था साथियों कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है ये यूपीएसआई 2017 के का प्रैक्टिस सेट ही चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम डेट की तो इसका एग्जाम डेट है 11/12/2017 को शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो साथियों देखिए हमने कुछ शब्द ऐसे आपको बताए थे जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने बताया कि जो उभयलिंगी शब्द होते हैं साथियों ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या होते हैं, समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने बताया था साथियों जो पद वाले शब्द होते हैं जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ। तो साथ ही जो पद वाले शब्द होते हैं ना ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो चित्रकार है साथियों, चित्रकार क्या एक पद को यहाँ डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अर्थात जो चित्रकार है साथियों ये हमारा उभयलिंगी शब्द है। ठीक है, अब हम बात करें चील, तो चील साथियों हमारे स्त्रीलिंग है। और विद्वान, विद्वान तो साथियों हमारा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर विद्वान का हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो विद्वान का साथियों हो जाता है स्त्रीलिंग में विदुषी हो जाता है। ठीक है, और खरगोश क्या है, पुल्लिंग शब्द है। राइट, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब बता दीजिए। तो इसका मतलब होता है साथियों मामूली आदमी। मामूली आदमी को ही तो कहते हैं ना कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा। ठीक है, इसका मतलब हुआ मामूली आदमी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। मात्रा की त्रुटि नहीं, मात्रा तो सही है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। व्याकरण की त्रुटि, काल की त्रुटि नहीं, इसमें साथ ही जो है विराम चिन्ह की त्रुटि है। ठीक है, कैसे देखिए दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह की त्रुटि है, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा विहान कब आया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि विहान कब आया, चूंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी त्रुटि है, विराम चिन्ह वाली त्रुटि। ठीक है साथियों, चलिए यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। पहली बात साथियों क्रिया विशेषण कहते हैं किसे हैं, तो हमने बताया था ना जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो साथियों देखिए स्थानवाचक में क्या है, हमने बताया था ना किसी भी अगर क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वहाँ पे अगर स्थानवाचक की पहचान करनी तो साथियों आप कहाँ लाके क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, अरे सॉरी ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। फिर रीतिवाचक, रीतिवाचक में साथियों हमने बताया था कि जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लगा कर क्वेश्चन करते हैं वाक्य में। ठीक है, कि पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, तो उत्तर मिलेगा कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा रीतिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ रीतिवाचक तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक के लिए साथियों हम लोग कितना लगा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें परिमाणवाचक में तो हमने बताया ना कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो ठीक है, अगर उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं है तो वहाँ पे उस वाक्य में हम कहाँ लगाकर कितना लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें परिमाणवाचक है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कहाँ लगा क्वेश्चन करने पे उत्तर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा परिमाणवाचक भी नहीं है, लेकिन साथ ही इसमें जो है यह है कालवाचक। कैसे है देखिए, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, इसमें क्या है साथियों, इसमें हम कब लगा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, माँ कब नाश्ता बनाती है, उत्तर मिलेगा माँ सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, छात्रा, विदुषी, पड़ोसी या शिष्या। तो साथियों देखिए छात्रा, छात्रा तो हमारे स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका पुल्लिंग छात्र होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें विदुषी तो साथियों हमने बताया था कि विद्वान का विदुषी होता है, तो विदुषी साथियों क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, और छात्रा भी हमारी स्त्रीलिंग है क्योंकि हमने बताया था साथियों कि विद्वान क्या है, पुल्लिंग है, और विद्वान का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा विदुषी। तो इस हिसाब से विदुषी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। हम बात करें शिष्य, शिष्य जो हमारा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शिष्या बन जाता है। ठीक है, तो जो छात्रा, विदुषी और शिष्या ये हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें पड़ोसी की, है ना, तो पड़ोसी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। राइट, तो पांचवें का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है, शेष अन्य विकल्प जैसे छात्रा, विदुषी, शिष्या स्त्रीलिंग शब्द है। हमने यही आपको बताया था, उनके पुल्लिंग शब्द क्रमशः छात्र, विद्वान और शिष्य होंगे। ठीक है साथियों, चलिए आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, अलंकार के लिए कि विशेषण के लिए। तो देखिए साथियों जो हमारा वचन है ना ये संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए,
संज्ञा के लिए, ठीक है। तो छठवां का ऑप्शन नंबर ए सही है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इसलिए वचन में संज्ञा शब्द का रूपांतरण होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वचन जो साथियों है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जनगणना 2001 के हिसाब से, ठीक है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? गुजराती, बंगाली, मराठी या तमिल। देखिए साथियों, ये अगर सेंसस की बात करें तो 2001 के सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है, 2011 के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हमारी बंगाली है, ठीक है। कैसे? कंक्लूजन में देखिए, कह रहा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। किस अनुसूची में? संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है देख दशा रघुवर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसमें होगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि हमने बताया था साथियों कि मानवीकरण अलंकार वे होते हैं जिनमें क्या करते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें होती है ना वो सजीव की तरह व्यवहार करती हैं। क्योंकि देखिए कह रहा है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। साथियों मानते हैं कि वृक्ष हमारा जो है एक निर्जीव नहीं है, सजीव है, लेकिन वृक्ष कभी रोता नहीं है, ठीक है। वृक्ष हमारा कभी रोता नहीं है। तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार हो गया, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पहली बात ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि पूछा क्या उसमें है, दिया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि नहीं है, मतलब 3 है 1 नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से देखिए विधु चंद्रमा का पर्यायवाची तो होता है, शशि भी होता है और चांद भी होता है, लेकिन जो सूत है ना, सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में सूत शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत का अर्थ सारथी होता है। शेष शब्द जैसे विधु, शशि, चंद्रमा, ठीक है, और चांद ये सब किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो 9वां का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चंद्रमा के पर्यायवाची क्या बताया? विधु, शशि और चांद, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अत का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? मतलब अत का जो है ना विलोम पूछ रहा है, ठीक है। देखिए साथियों अत का होता है इति। अत का क्या होता है? इति होता है, ठीक है। प्रारंभ नहीं होगा, जथ भी नहीं होगा और पथ भी नहीं होगा, अर्थात 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। कह रहा है हम सब खाली स्थान एक दूसरे, फिर कह रहा है खाली स्थान मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब की एक दूसरे के, ये तो ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया हमारा उस हिसाब से। फिर आगे देखे कह रहे हैं हम सब को, सही है। एक दूसरे का, एक दूसरे का नहीं होता है साथ, एक दूसरे की होगा ना, गलत हो गया। फिर कह रहा है हम सब की, वैसे ही पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कह रहा है हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बेटर है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? ठीक है, जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो किस युग के कवि हैं? बताइए, भारत हिंदू युग के कवि हैं कि रीतिकाल के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि उत्तर छायावाद युग के हैं? तो ये जो है साथियों ना हमारे, ये उत्तर छायावाद युग के कवि है, ठीक है। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। तो क्वेश्चन पूछा था कि हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो हमारे उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। जैसे कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है श्री हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद युग से संबंधित है। इन्हें हालावाद, ठीक है, इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। बच्चन की प्रसिद्ध अगर रचनाएं की बात करें तो निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर हम लोग तो बचपन में बहुत पढ़े थे इसको, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि नीड़ का निर्माण, फिर, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला बहुत बार पूछी गई है, मधुबाला, ठीक है, मधु कलश, ये सब किसके? हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी बार फिर से देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, ठीक है, मधुबाला और मधु कलश, ठीक है। चलिए साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है, इसमें साथियों क्या है? उपमा अलंकार है,
ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे? कह रहा प्रयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत, ठीक है, सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा और उपमेय में सादृश्यता की स्थापना करने वाले शब्दों में सम, जो, सी, सा, ठीक है, जैसे नहीं कहते पीतर, पीपर, पात, सरिस, मंडोला, ये सब उपमा अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, सरिस आदि सम्मिलित होते हैं। यहाँ चंद्रमा तथा श्री कृष्ण में अलौकिकता के स्तर पर समानता दर्शाई जा रही है तथा सी समानतावाचक शब्द के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो चंद्रमा सी अलौकिक वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है, हमने बताया साथियों कि उपमान, उपमेय, ठीक है, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सब बताया था आपको हमने। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, राधा कृष्णन खाली स्थान, स्वाध्याय, फिर खाली स्थान। अब इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें होगा देखिए राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे, ये बात तो सही है, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो राधा कृष्णन हमेशा, ये तो सही है हमेशा। फिर कह रहा स्वाध्याय करता है, नहीं साथियों ये गलत है क्योंकि ये अनादर सूचक शब्द हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करती है, ये भी साथियों गलत हुई, लिंग ही बदल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी बी है वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? उरग, अनल, आलय, वात। तो पूछा कौन सा है, मतलब एक है, तीन तो नहीं है। तो आलय नहीं कहते हैं, देवालय, ठीक है, जो देवियों का आलय, भगवान का जो घर होता है देवालय कहते हैं। ठीक है, तो आलय जो है ना ये किसका है? घर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शेष शब्द जैसे उरग हुआ, अनल हुआ, वात के पर्यायवाची शब्द क्रमशः देखिए उरग में सर्प होता है, ठीक है, अनल मीन्स अग्नि होती है, और हम वात जो है हवा को कहते हैं। ठीक है, तो साथियों हमने क्या बताया कि घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया? आलय हो गया, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है दिए हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, ठीक है, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको खाली स्थान। इसमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ससुराल होगा कि घर होगा कि ननिहाल होगा कि दुकान होगा। इसमें जो साथी उसको अगर हम पूर्ण करेंगे ना, ठीक है, तो इसमें जो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात इसमें ससुराल आएगा। तो इसका पूर्ण अगर हम पंक्ति की बात करें तो कैसे होगी कि बहुत हुए दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, तो 17 का साथियों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा डी। कैसे? मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब इसमें साथियों ये पूछा है कि पहले तो आपको एक सेंटेंस दिया है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो हस्ताक्षर साथियों बहुवचन में प्रयुक्त होता है ना, ये हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से मैंने हस्ताक्षर कर दिए सर्वाधिक शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, क्यों? क्योंकि साथियों जो हमारा हस्ताक्षर होता है ना ये सदैव बहुवचन वाले शब्द होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिसाब 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। केवल अनुमानतः, ठीक है, केवल कॉमा अनुमानतः कॉमा सर्वथा खाली स्थान, यह किस विशेषण के प्रकार हैं? ये साथियों परिमाणवाचक के हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के हैं। केवल, अनुमानतः, सर्वथा, ठीक है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों सब लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, वही पूछा है आपसे कि प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो 14 सितंबर है ना ये प्रतिवर्ष हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 20 की। कह रहा है एक तो नौकरी गई और पैसा से भरा बैग चोरी हो गया। ठीक है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, अर्थात कौन सा मुहावरा सही है? तो कंगाली में आटा गीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है, क्योंकि देखिए साथियों कह रहा है ना कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, अर्थात क्या है? कंगाली में आटा गीला हो गया। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है,
अब साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। ठीक है, खल की दवा, पीठ की पूजा है। ठीक है, बताना इसमें मुहावरा कौन सा है। तो दुष्ट लोग, ठीक है, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। तो खल की दवा, पीठ की पूजा। ठीक है, रूट वर्ड पकड़िए, पीठ की पूजा अर्थात क्या है, पीटना। ठीक है, तो वही कह रहा है दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। कह रहा राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। तो वाक्य में साथियों सजा दी की त्रुटि है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा दिए वाक्य में सजा दी भाग त्रुटिपूर्ण है। मृत्यु दंड के साथ सजा शब्द का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, मृत्यु दंड के साथ सजा शब्द का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मृत्यु दंड में सजा निहित होती है। ठीक है, अतः सही वाक्य होगा राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। ठीक है, मृत्यु दंड दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर डी सुधी चंद। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक जो हमारा गद्यांश दिया गया, इसको हमें पढ़ के अब आंसर देना है। ठीक है साथियों, अगर हम गद्यांश की बात करें तो कह रहा है भारत में हमेशा शिक्षा को महत्व दी जाती है। भारत में हमेशा शिक्षा को महत्ता दी जाती है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही वैदिक शिक्षा पद्धति पर चलती रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि ऐसे जीवन की व्यवस्था करना था जिसमें स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। फिर कह रहा है गुरुकुल व्यवस्था में गुरु और शिष्य व्यवस्था के अंतर्गत शिष्य एक व्यवस्थित अनुशासन के अंतर्गत अपने जीवन के उद्देश्यों के हिसाब से पढ़ते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है साथियों गद्यांश के दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी सन 700 बीसी मतलब बताया था ना, बिफोर क्रिस्ट, जो कि मतलब ईसा मसीह के जन्म से जो पहले होता है, ठीक, जो पहले हुआ है उसको हम बीसी कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है उसको हम एडी कहते हैं। ठीक है, एनो डोमिनी, अर्थात ये क्या है, बीसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी सन 700 बीसी में तक्षशिला में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तक्षशिला में। नालंदा, ठीक है, या नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्थापित किया गया और यह अपने समय का बहुचर्चित एवं विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी तथा 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। कितने विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक। और नालंदा विश्वविद्यालय में भौतिकी, दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेद शास्त्र, ठीक है, वेद, साथ ही बौद्ध धर्म शास्त्र और विदेशी नीतियाँ पढ़ाई जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, पेरिस, टर्की और विश्व के अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जो भारत की राष्ट्रीय प्रगति में सहायक हुआ। भारत के विद्वानों जैसे चरक और सुश्रुत, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और वात्स्यायन और कई सारे विद्वानों ने, ठीक है, इस दुनिया को गणित, खगोल विद्या, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कला, यांत्रिकी और निर्माण तकनीकी, निर्माण यांत्रिकी और वास्तुकला, पोत निर्माण और जल पर्यटन, ठीक है, फिर कह रहा खेल और खेलने के तरीकों में अपना सहयोग दिया है। आज़ादी के समय गोखले, राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने देश के लोगों की उचित शिक्षा हेतु बहुत काम किए हैं। राइट, आगे कह रहा है कि आज़ादी के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था सुधार हमेशा से ही राष्ट्र की प्राथमिकता रही। इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उनके नीति नियमों को बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की गई, जिनमें से कुछ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे 1948, 1949, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 1966, शिक्षा आयोग 1964, 1966 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रथम और द्वितीय 1983, 1985। ठीक है, अब इसको पढ़ के साथियों हमें क्या करना है, आंसर देना है क्वेश्चन का। तो सबसे पहली बात जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को बताया, तो साथी मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा है ये आज के डेट में अगर बात करें तो बिहार प्रांत में पड़ता है। ठीक है, और इसे किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, चलिए वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। आइए हम हिंदी की बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों गद्यांश में क्या बताया गया था कि जीवन की जो व्यवस्था है ना इसी पे आधारित थी। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि ऐसे जीवन की व्यवस्था करना था जिसमें स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अर्थात जीवन की व्यवस्था हो गया। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया। भाई बताया था ना कि चरक जो है, ठीक है, पतंजलि भी थे उसमें, ठीक है, और उसके बाद सुश्रुत थे। तो सुश्रुत तो साथियों हमारे जो शल्य चिकित्सा से संबंधित थे ये, तो इस हिसाब से जो हमारा है चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत जो हमारे हैं चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। राइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों कह रहा है भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है। तो हमारी गुरुकुल परंपरा से आरंभ होती है, जैसे कि गद्यांश में बताया गया था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 कह रहा है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। ठीक है, कह रहा है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तुलसीदास जी को, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को, कि श्री विष्णु प्रभाकर जी को, कि श्री रामचंद्र जी को। ठीक है, इनमें से हमें बताना है किसको दिया गया था। राइट, तो साथी जो हमारा सलाका पुरस्कार था, हिंदी अकादमी का सलाका जो पुरस्कार है सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को सन 1986-87 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। बताइए, संभाव्य भविष्य काल है, कि हेतु हेतु मत भविष्य काल है, कि सामान्य भविष्य काल है, कि भूतकाल है। तो साथियों इसमें तो हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल है, क्योंकि एक वाक्य जो है ये दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो रहा है कि वह आए। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हुआ, तो हमारा हो गया हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, और बाद भी भविष्य काल ही कह रहा है कि मैं जाऊं। राइट, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। ठीक है, उपमा अलंकार में साथियों ने बताया ना इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, साधारण धर्म, उपमा, उपमेय, ठीक है, और वाचक शब्द। तो हमने क्या बताया, उपमा होता है, उपमेय होता है, साधारण धर्म होता है, और वाचक होते हैं, वाचक शब्द। ठीक है, तो वाचक शब्द में क्या हुआ, सा से सी जैसे। ठीक है, सा से सरी जैसे पीपर पाता सरिस मंडोला, जो सरिस हमारा क्या है यहाँ पे वाचक शब्द है। लेकिन साथ ही जो साधारण धर्म होता है, हमने ये बताया था आपको कि जो दोनों रूप में समान होता है, कभी बदलता भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसी में कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म मतलब जो दोनों रूपों में समान रहता है। तो दोनों रूपों में क्या समान है यहाँ पे, तो दोनों रूपों में गंभीर और ऊंचा समान है। ठीक है, तो देखिए गंभीर सा, सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, तो मतलब गंभीर और ऊंचा क्या है हमारा दोनों में समान है। तो हमारा कौन इस पर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है साथियों कि सीय, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सीय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग बानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की कृति से है। ठीक है, किससे है बताइए, तो यह है रामचरित मानस से। किससे है, रामचरित मानस से। फिर से देख लीजिए, कह रहा है सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग बानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है, तो यह रामचरित मानस की कृति से लिया गया है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा अधम का विलोम शब्द बता दीजिए। तो अधम का साथी होता है उत्तम। अधम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम होता है। साथियों अगर हम कुछ विलोम शब्द की बात कर लें तो जैसे नेक का होता है बद, ठीक है, बुरा का होता है अच्छा, और नागरिक का होता है स्वर्गिक, सॉरी नारकिक, नारकीय का होता है स्वर्गिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है ये कब से दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ जो है सन 1955 ईस्वी में हुआ था, तथा सर्वप्रथम माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिम तरिंगिणी के लिए सन 1955 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1954 ईस्वी में। राइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। पंक्ति में अलंकार, तो साथियों पंक्ति में जो अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो तोता बैठा है डाल पे ना, उसको एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। किसको देख के, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। ठीक है, वही बैठी थी,
तो उनके जो नाक में जो औरतें पहनती हैं वो पहनी थी अपना, और होठों की जो लालिमा है जब उसमें पड़ रही है, ठीक है, तो जो तोता बैठा है डाल पे, तो वो सोच रहा है ना कि जो सामने हो वो भी कोई मतलब एक तोता ही बैठा है, मतलब उनकी नाक को उसने तोता समझ लिया, ठीक है, इस हिसाब से उसको भ्रम पैदा हुआ। तो यहाँ पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, हार खाली स्थान, मानूंगा फिर राय नहीं खाली स्थान। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो कह रहा हार नहीं मानूंगा, ठीक है, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। भुजा का बहुवचन बता दिए साथियों, भुजा का क्या होता है, भुजाओं, ये तो गलत है। बहुभुज, ये भी नहीं है। भुजा भुजाएं अर्थात भुजाएं, ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। तो भुजा का बहुवचन क्या होता है साथियों, ए होता है, भुजाएं। अच्छा साथियों, हमने बताया था कि एक वचन हो, एक वचन हो, जब हमने बताया ना साथियों, देखिए एक अकारांत होता है, एक आकारांत होता है, एक इकारांत होता है, एक उकारांत होता है, ठीक है। तो जब कोई भी अकारांत वाला शब्द, ठीक है, अकारांत वाला शब्द अगर वो एक वचन में, उसका अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पे जो आ है ना, आ की जो मात्रा है वो ए में बदल जाती है, ठीक है। तो भुजा में क्या है, आ की मात्रा है, तो किस में बदल गई, ए में बदल गई। तो भुजा का बहुवचन क्या हो गया साथियों, ए हो गया। क्यों, क्योंकि ये आकारांत वाला शब्द है, और आकारांत जब एक वचन है, ठीक है, उसका अगर बहुवचन बनाते हैं हम तो ए हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तो मेरे को पढ़ा नहीं जाता साथियों, मेरे को तेरे को नहीं चलता है, ठीक है, ये तो गलत है। मुझे पढ़ा नहीं जाता साथियों, ये भी गलत है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, ये सही है। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, ये भी साथियों गलत है। मतलब मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इसका शुद्ध वाक्य पूछा है कि क्या बनेगा, इसका शुद्ध वाक्य कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, कह रहा है हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म, ठीक है, हिंदी की पहली सवाक, ठीक है, अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा, ठीक है, कौन सी फिल्म थी, आलम आरा, किस वर्ष में रिलीज हुई थी। तो ये साथी 1931 में रिलीज हुई थी, ठीक है। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा जो कि सन 1931 में कब रिलीज हुई थी, ठीक है। अगर इसके निर्माता की बात करें, इसके जो निर्माता थे आरदेशिर ईरानी थे, कौन थे, आरदेशिर ईरानी थे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है साथियों, अगर तुमने यह खाली स्थान बोला था तो किसने बोला, ठीक है, अगर तुमने यह, ठीक है, खाली स्थान में क्या आएगा, देखिए अगर तुमने यह ही बोला था, ये तो साथियों नहीं सही है, गलत है, ठीक है। फिर कह रहा अगर तुमने यह भी बोला था तो किसने बोला था साथियों, ये भी नहीं सही है। फिर कह रहा अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। तो वाक्य कैसे पूरा होगा इसमें, अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था, ठीक। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं 39 की। 39 में कह रहा है औंधी खोपड़ी, ठीक है, औंधी खोपड़ी उल्टा खाली स्थान, क्या आएगा इसमें, तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत, क्या है, ये लोकोक्ति है हमारी, है ना, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, कौन सा शब्द अलग है, वारी, तोय, वात या सलील। तो प्रस्तुत वाक्यों में से जो वात सभी शब्दों से भिन्न है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी वात। क्यों भिन्न है, क्योंकि वात का अर्थ वायु होता है, वारी, सलील तथा तोय पानी के समानार्थी शब्द है। मतलब ये जो वारी, तोय और सलील ये सब क्या है, पानी के समानार्थी, मतलब ये शब्द समान है आपस में, लेकिन वात जो है ये वायु का समानार्थी शब्द है, अर्थात वात हमारा अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है।